हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें अपने इसी वैल्यू एडेड मेथड के चैप्टर में टॉपिक में आगे बढ़ना है। और आज हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। अभी तक जो आपसे बातें हुई हैं हमारी, उसमें हमने आपसे कहा था कि अगर आप सेल माइनस परचेज कर देते हो तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। और मैंने इस फॉर्मूले को चेंज करके एक दूसरा फॉर्मूला आपको समझाया था, जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ सेल करना ही इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें, बल्कि और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सेल्फ कंजम्पशन, जैसे कि आपका सेल, जैसे कि आपका चेंज इन स्टॉक, ये तीन चीजें ली जाती हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में। मैंने कहा था कि इन तीन चीजों को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जब आप इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल लेते हो तो इसमें से जब आप माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जो वैल्यू निकल के आएगी हम उसे वैल्यू एडेड का नाम देते थे। अब बात इसी में आगे बढ़ानी है। बात यह है कि अगर वैल्यू एडेड आ गया तो इसी वैल्यू एडेड को बच्चे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस क्यों? क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है। हमने सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है ना। अब प्रोड्यूस करने के बाद उसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब तो नेट होगा, मतलब अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, दैट इज वाई ये क्या है, ग्रॉस है। और वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसका नाम मैंने बोल दिया कि वैल्यू एडेड को ही अगर आप सम टोटल कर दोगे, सारे प्रोड्यूसर्स की वैल्यू एडेड को आप सम टोटल कर दोगे तो इसे हम बोलते हैं क्या, जीवीए एमपी। और इसी जीवीए एमपी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है जीडीपी एमपी। हम इसी को जीडीपी एमपी बोलते हैं। और इस मेथड में अगर आपको नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप जी से एन पे जाने के लिए क्या करोगे, अब डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो माइनस नहीं था तो ये नेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी बारीकियों के बारे में भी समझा दूं। अगर इस जीडीपी एमपी से आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन तो आप इसे बोलोगे क्या, एनडीपी एमपी, या फिर आप इसे एनवीए एमपी भी बोल सकते हो, क्योंकि जीवीए एमपी इज इक्वल टू अगर जीडीपी एमपी है तो जी से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एन बचेगा और ये वैल्यू एडेड एनवीए एमपी हम इसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस एनडीपी एमपी से आपको माइनस करना प्लस करना है क्या, एन फीफा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीफा को आप अगर प्लस कर दोगे तो जो आएगा वो एन एन पी एम पी आएगा। और एम पी से अगर एफ सी पे जाना है तो लेस एन आई टी कर दो, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो एन एन पी एफ सी की आएगी। इतनी कहानी हमने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया है। अब जो भी छोटी छोटी बातें हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से उसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में ही उसे आपको समझाते चले जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते चलिए, आपके एक एक डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे। कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पकड़ने का तरीका बताता हूं, क्वेश्चन उठाना कैसे है। उसके बाद आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको लगा देंगे, बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना है। सबसे पहला काम, सर वैल्यू एडेड निकालना है तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, तो सर हमें करना होता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर कुछ न दिया हो तो सिर्फ किसको मान लेते हैं, सेल को। और इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये फॉर्मूला हमें लगाना है और वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, फर्म ए का निकल जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर फर्म ए की बात करें तो इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है सेल, हाँ ठीक है। अब देख लो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखना है कि सिर्फ सेल लिखना है।
सर आपने समझा रखा है कि जो ओरिजिनल चीज होती है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, वैल्यू एडेड निकालने के लिए सिर्फ सेल पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अपने पिछली वीडियोस में भी इस बातों को ध्यान से सुना था। हाँ सर ये बात तो हमने सुनी है। तो आप आगे बढ़ो तो सिर्फ सेल को न ले, देखें और क्या दिया हुआ है, तो सर सिर्फ कंजम्पशन भी दिया हुआ है और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हमें चेंज इन स्टॉक चाहिए होता है, लेकिन ये चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है। इसने क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक अलग अलग से दिया हुआ है। क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट, और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, तीन चीजें, क्या, एक तो सेल्फ कंजम्पशन, दूसरा क्या आपका सेल, और तीसरा क्या आपका जो है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो जो निकलेगा वो चेंज इन स्टॉक निकलेगा। अब इसी चीज को प्लस कर देंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। सर बिल्कुल सही, कर लो, ऐसे कर लोगे तो भी ठीक है, फॉर्मूला लिख के करना है आपको तो भी ठीक है। इस तरीके से मुझे मजा आता है क्योंकि बातें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, आप बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो सेल्फ कंजम्पशन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है 50, मैंने लिख दिया 50 प्लस। सेल की बात करें तो सेल दिया हुआ है 100, मैंने लिख दिया 100। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से देखना, हमें लिखना चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितने का चेंज हुआ वो लेना है, ऐड करना है यहाँ पे। लेकिन आपको अलग से क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, क्लोजिंग दिया हुआ है 100 माइनस ओपनिंग दिया हुआ है कितना 50, तो अमाउंट कितना आ गया, सर ये आ गया आपका 50, 100 में से 50 किया कितना 50। अब इन सारी चीजों को प्लस कर लेंगे तो 100 और 100 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहाँ पे लिख देंगे कितना, सर 200, सॉरी 200 हमने लिख दिया यहाँ पे 200। अच्छा सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब बातों को ध्यान से सुने, अगर कभी भी क्वेश्चन में परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था और आज भी बोल रहा हूं, गांठ बांध दीजिए कि कभी भी आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे ही भरोसा करना है। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता तो मैं इस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे माइनस नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू माइनस करता। तो इस केस में परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो हम डायरेक्टली परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लेंगे कि और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रॉ मटेरियल ही परचेज हुआ है। तो उस केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। अब माइनस करने के लिए आपको सबको पता है ब्रैकेट डिनोट माइनस आइटम, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब फिर उसके बाद 200 में से 25 गया 175, वैल्यू एडेड बाय फर्क एक कितना हो गया 175। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ऐड करना होता है तो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में आपके साथ ये एक और बातें कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए भविष्य में अगर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक देता, ओपनिंग स्टॉक अगर आपको नहीं देता तो क्या करते, उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होता। देखो बातों को समझो, तो अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक देता और ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं देता तो देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आप ओपनिंग को जीरो मान लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बात, अगर जब नहीं दिया हुआ तो क्या होगा सर जीरो होगा। तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक को जीरो मान लेना और 100 माइनस जीरो कितना होता है 100, और उस केस में 2 और 200 और ये 50 कितना हो जाता 250 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता। अच्छा सर मान लो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता तो फिर क्या करते, बिल्कुल सही जवाब, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। अगर मान लीजिए सिर्फ ओपनिंग देता तो हमें चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया हुआ जीरो मान लो, ओपनिंग कितना दिया हुआ मान लो 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, तो फिर जीरो में से 100 जाएगा कितना बचेगा, सबको पता है -100। अब उस केस में 100 में से 100 गया जीरो और 50, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाता सिर्फ और सिर्फ 50। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है, मैं आपके साथ एक एक छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। आइए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे
और इस एग्जांपल नंबर 2 में भी आपको वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का। और इस वैल्यू एडेड निकालने में हमें इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेल बाय ए 100, चेंज इन स्टॉक 50, एक्सपोर्ट बाय ए 20, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 30 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 50। अब बिल्कुल आपके दिमाग में बात आ चुकी है कि सर अगर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो हम परचेज पे भरोसा नहीं करेंगे, हमें क्या लेना होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक छोटा सा टुकड़ा है कि रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जैसे कि और तमाम तरीके की चीजें हो गई, उन सारी चीजों को आपको नहीं लेना है क्या? हाँ सर, जो भी इंटरमीडिएटली आपने कंज्यूम किया है वो सारी चीजों को माइनस करना होता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हमें ओरिजिनली लेनी है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पे छोड़ देना है। ये बात तो समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन में बस इतना ही नहीं है, मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। जरा देखो, ये है आपका फर्म ए। सर क्वेश्चन उठाना कैसे है, लिखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, आप जगह की चोरी मत करना, क्योंकि आप जगह की चोरी कर दोगे, आप जो है काम चोरी कर दोगे तो फिर एग्जामिनर आपके साथ काम चोरी कर देगा और अगर नंबर कम दे दिया तो फिर मुझे गाली मत देना। आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को पूरा लिखोगे, आप VALUE वैल्यू OUTPUT आउटपुट ऐसे करके आप पूरा लिखेंगे, आप जो है काम चोरी नहीं करेंगे। सर फिर ठीक है, वैल्यू एडेड यहाँ पे हमने निकाला। अब जरा ध्यान से बात देखें, हमें फर्म ए का सेल दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है। हाँ सर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के अलावा आपका होता है क्या, सेल, और क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देखो, सेल्फ कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो खोजने लगोगे क्या, नहीं सर, 0 मान लेंगे। फिर सेल दिया हुआ है कितना, 100, उसके अलावा चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है सर, 50, तो इसे मान लेंगे कितना, 50। डायरेक्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, सीधा आपको दे दिया चेंज इन स्टॉक, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आप ले लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया कितना, 150। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल गया, 150। सर ये क्या था, एक्सपोर्ट बाय ए, एक्सपोर्ट बाय ए क्या था, बात ध्यान से सुने। देखो, सेल का मतलब होता है टोटल सेल, जो भी सेल किया है आपने, वो चाहे डोमेस्टिक, यहाँ पे डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर या फिर डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर। देखो, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर, सेल करना ही होता है। एक्सपोर्ट का मतलब कुछ और नहीं होता है, सेल ही होता है। अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर सेल कर रहे हो तो उसे नॉर्मल सेल बोल दिया जाता है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर सेल करते हो तो उसी सेल को सेल ना बोल करके क्या बोल देते हो, एक्सपोर्ट बोल देते हो। सर ये तो बिल्कुल हमने कभी सोचा ही नहीं था। अरे सोचो जरा, सेल अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन अगर वही ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया से बाहर अगर आप सेल कर रहे हो तो उसी को आप क्या बोल देते हो, एक्सपोर्ट। अब देखना जरा, क्वेश्चन आपको पागल कैसे बनाएगा। देखो, सेल बाय ए ने सेल कितना किया, तो टोटल सेल, इसका मतलब उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जो सेल है वो और ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो सेल है वो टोटल सेल की बात कर रहा है। अब इसमें एक्सपोर्ट अलग से दे रहा है तो ये आपको बुद्धू बना रहा है, समझना। इस एक्सपोर्ट को अलग से जोड़ मत देना कि सर ये भी तो सेल है, ये भी तो सेल है ना। अगर मान लो क्वेश्चन बोल देता डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल बाय ए, तो डोमेस्टिक सेल 100 ले लेते और जो एक्सपोर्ट है वो भी तो सेल है, उसको अलग से उसमें जोड़ लेते तो टोटल सेल पता चल जाता, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाती हमें। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल नहीं दिया हुआ है तो याद रखिएगा, वो सदा माना जाता है कि वो टोटल सेल है, डोमेस्टिक एज वेल एज आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो एक्सपोर्ट है वो। तो आपको समझने वाली बात इस क्वेश्चन में ये थी कि हमें अगर बस सेल दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है टोटल सेल, और अगर एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट को ऐड तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो,
से डोमेस्टिक सेल दिया हो। अच्छा, इसी तरीके से परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है। अगर मान लो परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और उसके साथ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो परचेज मतलब होता है टोटल परचेज, याद रखिएगा। और अगर मान लो आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब डोमेस्टिक कंट्री के भीतर हमने परचेज किया है, तो उस केस में आपको इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसको ऐड करके ही टोटल परचेज आपको निकालना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कि हमें बस सेल दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है टोटल सेल, एक्सपोर्ट भी और डोमेस्टिक सेल भी। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल देता तो एक्सपोर्ट को अलग से ऐड करना पड़ता। तो अभी हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है सर। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको पता चल गया कितना, 150। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको अगर 150 पता चल गया तो यहाँ पे लिख दो कितना, 150। अब उस केस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सर परचेजेस पे तो भरोसा करना नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें लेना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है सर, 50। तो उस केस में हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमारा 100। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना हो गया, 100। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है मैंने। आप देखो इसमें कैलकुलेट करना है आपको एनवीएमपी। सर ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, सही है। क्वेश्चन उठाना कैसे मैं बताता हूं आपको, वो मेन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन करने से ज्यादा क्वेश्चन इजीली वे में ऐसे उठाओ कि आराम से लाइन से होता हुआ चला जाए, खासियत यही होनी चाहिए आपकी। सर ठीक है, हमें एनवीएमपी निकालना है। देखो फर्म ए है, मान लो फर्म ए, ऑफ फर्म ए, मैं फर्म में लिख देता हूं आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। सर ठीक है, देखो मैंने बना लिया फर्म ए। अब इस फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दो क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडेड। सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवीएएमपी, इसी को बोलते हो ना, इसी को और क्या बोला जाता है, जीडीपीएमपी। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, जीवीए नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना क्या है, एनवीए। तो जरा इसके नीचे और बढ़ा दो और निकाल दो एनवीएएमपी। जो निकालना होता है वो नीचे लिखते हैं हम लोग। अच्छा जी से एन पे जाना है तो लेस डेप्रिसिएशन, वी और वी सेम है, ए और ए सेम है, एमपी और एमपी सेम है, मतलब बस डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एनवीएएमपी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इंफॉर्मेशन के तौर पे इतनी सारी चीजें दे दी। हाँ सर ये तो बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालो, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वर्किंग नोट बना लिया और वर्किंग नोट में लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीन चीजों का सम टोटल। सेल्फ कंजम्पशन मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको होप समझ में आ रहा होगा। सेल्फ कंजम्पशन, फिर क्या है सेल, फिर क्या है चेंज इन स्टॉक। अब ये तीन चीजें ऐड कर लेंगे हम लोग, क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो सेल दिया हुआ कितना, 90, हमने लिख दिया 90। उसके बाद सेल्फ कंजम्पशन, सर कुछ नहीं दिया हुआ, 0, प्लस चेंज इन स्टॉक। सर देखो चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये तो वैल्यू दे रखी है ना दोनों। देखो 25 माइनस 15 कितना होता है सर, 25 माइनस 15 बच जाएगा आपका 10। इसका मतलब ये है कि आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आएगा वो आएगा सर 90 और 10 कितना, 100। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना पुट कर दिया, 100। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे आया है, वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने आपको समझा दिया। सर ठीक है, अब जरा देखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर देखो इसके बाद आईटी दिया हुआ है, अरे कहीं भी आईटी का काम है क्या, याद रखिएगा क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है उसका यूज है, ये गलत सोच है। जो चीज दिया हुआ है उस चीज को आपको इस्तेमाल ही करना है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमें क्या निकालना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने इसीलिए तो सबसे पहले लिख दिया, अब जो चाहिए वो आपके क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, और नहीं दिया हुआ तो 0 मान लो, सीधी सी बात है। इतनी समझ में आ रही नहीं आ रहा सर, फिर ठीक है सर, फिर ठीक है। हाँ याद रखना सब चीज 0 मत मान लेना, ना दिया हो तो कुछ ट्रिक्स भी होती है, मैं आपको आगे क्वेश्चन पे समझाऊंगा। सर ठीक है, तो ये इनका काम हो गया। आईटी हमें अभी कोई काम ही नहीं है। अच्छा डेप्रिसिएशन की वैल्यू डेप्रिसिएशन के पास लिख दो यहाँ पे 20, और हाँ माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि माइनस प्लस करते समय आप भूल सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया तो नहीं भूलेगा। सर ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 दिया हुआ है,
हमने लिख दिया 40। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अलावा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी तो दिया हुआ है। अरे छोड़ो ना, क्या परेशान हो रहे हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में ही बताया। हाँ सर ये तो ठीक है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, परचेजेस जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता है तो परचेजेस का कोई काम नहीं होता है। सर ठीक है। उसके बाद रेंट, कहीं भी रेंट की बात कही गई है क्या? सर कुछ नहीं, इसको भी हमें नहीं लेना है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने ले लिया है। अच्छा फिर तो सब हो ही गया सर, अब बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। 100 में से 40 गया, कितना बचा सर? 60। अच्छा सर 60 में से 20 चला गया, एनवीएमपी कितना आ गया सर? 40। दैट इज कॉल्ड आंसर। ये हमारा आंसर है। आप देखो आपको कितना समझ में आया, कितना इजी वे में आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है, मैं अकेले नहीं हो रहा हूँ। हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है, जरा ध्यान से देखेंगे। सर इसमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो जीवीए एफसी कैलकुलेट करना है। अब ये जीवीए एफसी निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे लिख दो फर्म ए और इसमें आपने लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो आ गया उसे हमने बोल दिया वैल्यू एडेड, और इसी को हम बोलते हैं जीवीए एमपी। आपको निकालना क्या है? जीवीए एफसी। अब ये जीवीएफसी कैसे निकलेगा? जी सेम है, वीवी सेम है, ए सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है। तो सर सबको पता है एमपी से एफसी पे जाने के लिए लेस एनआईटी कर देते हो आप, अब ध्यान से बातों को सुनना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला काम तो होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। देखो मैंने पहले ही फॉर्मेट रेडी कर दिया है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो सेल की वैल्यू लिख दो, कितना? 500, और उसके बाद ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो सर सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, याद रखिएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो क्लोजिंग दिया हुआ है 20 और ओपनिंग दिया हुआ है 30। तो सबको पता है कि 20 में से 30 अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है -10 आंसर बचेगा, और उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 500 में से 10 चला गया 490। द वैल्यू इज 490। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लिख देंगे कितना? 490। अब जरा ध्यान से बातों को सुनेंगे। ये सारा चीज हो गया परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, डायरेक्ट दे दिया ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का परचेज। तो अब उसके बाद कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको नहीं लिखना, सिर्फ 300 इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पे आपको यहाँ पे लिख देना है। हाँ आप ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दो क्या सर? फिर ठीक है। फिर उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, अब कोई काम नहीं है। सब्सिडी, उसके अलावा 40। तो सर हमें एनआईटी निकालना है, तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2 में बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2। और आपको बिल्कुल पता है कैलकुलेशन ऑफ एनआईटी। सर एनआईटी कैसे निकालते हैं? तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। अब ये आईटी की वैल्यू आपको दे नहीं रखा, क्वेश्चन में आईटी की वैल्यू कहीं भी नहीं दे रखा, तो 0 मान लेंगे, सबको पता है। और सब्सिडी की वैल्यू दे रखा है कितना? 40। तो हम यहाँ पे क्या एनआईटी कितना निकल गया? 0 में से 40 गया -40। अब सबको पता है कि माइनस करना है एनआईटी, ऑलरेडी माइनस में एनआईटी आ गया, माइनस करना है एनआईटी और एनआईटी की वैल्यू माइनस में आ गई, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो उस केस में आप यहाँ पे कर दोगे कितना? 40। तो फिर वैल्यू खत्म हो गई, प्लस करना है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 490 में से 300 चला गया तो बच गया 190। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद 190 में से आप यहाँ पे 40 माइनस कर दो तो 0, 9 में से 4 गया 5, ये जीवीएफसी कितना आ गया आपका? 150, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब समझने वाली बात थी। मैंने क्वेश्चन में चेंज किया कि क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया और ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा कर दिया, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू आई वो क्या आई? -10। तो 500 में से 10 माइनस कर दिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो 490 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिक था, एनआईटी माइनस में आ गया, ऑलरेडी आपको माइनस करना था, तो माइनस माइनस आपने क्या कर दिया? प्लस एनआईटी, जो कि हाँ। ये कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा दो आप। ये कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दो आप। बिल्कुल और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एग्जामिनर आपको जो है चिपका के नंबर देगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अब ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आपको हाई लेवल का लगेगा, लेकिन कुछ बातें नहीं है, बस शब्दों में थोड़ी सी जान है, शब्दों की रिस्पेक्ट करिए,
बिल्कुल समझ में आएगा। जरा देखो, इसमें हमें निकालना है सबसे पहले तो क्या, NVAFC। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब NVAFC निकालना है तो हम अपना वही फॉर्मेट बनाएंगे, फर्म ए। फर्म ए में मैंने लिख दिया क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आ गया वैल्यू एडेड, इसी को हम बोलते हैं क्या, GVAMP। और यहां से हमें जाना है कहाँ, NVAFC। जी से एन पे जाने के लिए लेस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे जाने के लिए लेस NIT। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा बात ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या दिया हुआ है, तो सर सेल दिया हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है। सर ये क्या है, ये अनसोल्ड स्टॉक क्या है, देखो साल के लास्ट में जो स्टॉक बिकने से रह जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। बिल्कुल सीधी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नहीं सर, तो सेल की वैल्यू दे रखा है 20 और अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसी को तो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड जो साल के लास्ट में नहीं बिका, तो अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है कितना, 2। ओपनिंग तो दिया नहीं है तो कितना मान लो 0, तो उस केस में कितना आ गया, चेंज इन स्टॉक 2। तो 20 में दो जोड़ दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 22। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, वैल्यू ऑफ आउटपुट 22। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सर देखो इसमें कहीं भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखो इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि वैल्यू ऑफ मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जैसा है, मतलब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बस उसका नाम चेंज कर दिया है। सर क्या, देखो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एक ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें लंबे समय तक जो है बिजनेस को फायदा देती रहती हैं, वो एसेट्स होती हैं। लेकिन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब ये सारी चीजें सिंगल यूज होती हैं, मतलब एक बार यूज करता है प्रोड्यूसर, तो क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब सर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ही क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम, एक तरीके से आपको एग्जाम में पागल बनाने के लिए दे सकता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे दिया, 5। अब उसके बाद हमें वैल्यू एडेड निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, अब यहाँ पे और बाकी इंफॉर्मेशन फिलअप करके फिल इन द ब्लैंक्स हम कर देंगे। सर ठीक है। सर डेप्रिसिएशन कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सर कहीं गिवन नहीं है, इसको क्या मान लें, 0। सोचना बिल्कुल गलत है, आप ऐसा सोचना भी मत। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जाने अनजाने में, सर कहाँ दिया हुआ है, याद करो वो 11th की बात, याद करो वो 11th की बात। वर्किंग नोट नंबर 2 मैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहा हूं। सर कैसे करते हो, तो आपको याद है वो फॉर्मूला, एस्टिमेटेड आपका जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देते थे क्या, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देते थे क्या, लाइफ ऑफ एसेट। तो जो आता था वो एसएलएम मेथड से 1 साल का डेप्रिसिएशन आता था। हाँ सर याद आ गया। तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी या फिर जो लंबे समय तक बिजनेस के पास चलने वाली एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स की लाइफ आपको 10 साल दे दिया। तो लाइफ 10 साल दे दिया, तो इसका मतलब आप उससे कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, 10 माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं 0, लाइफ कितना हुआ है 10, तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन 1। मतलब इस क्वेश्चन में अगर लाइफ ऑफ एसेट्स आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब वो जाने अनजाने में आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे गया। अब डेप्रिसिएशन ये मत कहना कि 0 आया है, ये बिल्कुल और बिल्कुल आपका क्या सोचना गलत था। तो आपने एक 11th क्लास का जो अकाउंटेंसी वाले सर आपको समझाए होंगे फॉर्मूला, ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, और जो डिवाइड कर दोगे लाइफ ऑफ एसेट्स से, मतलब उसकी लाइफ कितनी है, तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1। हमने लिख लिया डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1। अब जरा बातों को ध्यान से सुने। एनआईटी, तो सर एनआईटी की वैल्यू तो कहीं हमें दिया ही नहीं क्वेश्चन में, सर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आप इसको 0 मान सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप उसे 0 मान लेंगे, कहीं भी हिंट भी नहीं है कुछ, तो उस केस में आप उसे 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ठीक है, ये समझाने का, क्वेश्चन समझाने का पर्पस था। सर फिर ठीक है, तो वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा, तो सर आपका आ जाएगा 17। 22 में से 5 गया, कितना बच गया 17, उसमें से 1 माइनस करना है, तो 17 में से 1 गया, कितना बच गया आपका 16।
अब मान लो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया होता आईटी या सब्सिडी कुछ भी दिया होता तो मैं प्लस माइनस करके यहाँ पे निकाल लेता, लेकिन कुछ भी नहीं दिया तो उसको जीरो मान लिया। और अगर इन केस आपको क्वेश्चन में दे भी दिए तो आप उसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्वेश्चन में एक ये वर्किंग डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2 से मैंने निकाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला है। आप ऐसे दिखा दो, फिर कोई दिक्कत क्वेश्चन में आपको नहीं है। बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ऐसे ऐसे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। आप जो है इसको समझते हैं।